नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय कुमार है और आज आप जुड़ चुके हो मेरे साथ मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है मिस्टर पॉल और मेरा नाम अभय कुमार है। और आज शुरू करते हैं एक नया टॉपिक जो आपके पॉलिटिकल थ्योरी से संबंधित यानी अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेरी यही कोशिश है कि एग्ज़ाम में मैं ऐसे लेक्चर की तैयारी करूं, आपके एग्ज़ाम के लिए ऐसे लेक्चर की तैयारी करूं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। और मैं कॉन्सेप्ट को डिकोड करके आपके सामने पेश करूंगा और वो डिकोडिंग जो होगी कॉन्सेप्ट की बहुत सरल होगी। आप अपनी भाषा में भी चीज़ों को लिख सकते हो मेरे कॉन्सेप्ट को समझाए गए। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर नारीवाद होता क्या है और उत्तर नारीवाद क्या होता है। इससे समझने से पहले हम ये ध्यान रखते हैं कि आज हम सिर्फ इन तीन टॉपिक पे ध्यान देंगे। एक तो है परिचय, नारीवाद का परिचय, दूसरा नारीवाद अर्थ और महत्व, और सेक्स और जेंडर के से समाज में विभाजन कैसे देखा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो 4.3 जो टॉपिक्स है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4.3 सेक्स और जेंडर से समाज में विभाजन किस तरह से देखा जाता है। तो शुरू करते दोस्तों, समय ना गवाते हुए छोटी वीडियो जितना हो सकता है छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट्स की ये शिकायत रहती है कि लंबी वीडियो बनती हैं। परंतु क्या करूं दोस्तों, इसमें मेरे को डिटेल में जाना ही पड़ता है क्योंकि ये आपके ग्रेजुएशन का मामला है, ऑनर्स कर रहे हो तो चीज़ें डिटेल में होती ही है। तो शुरू करते दोस्तों। यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है परिचय। परिचय में बताने की कोशिश की जा रही है कि एक दिन औरत अपनी मेहनत का हक मांगेगी, उस दिन दुनिया की सबसे बड़ी चोरी पकड़ी जाएगी। यानी महिलाएं अगर पुरुषों से, इस दुनिया से अपना हक मांगेगी तो इस दुनिया की चोरी पकड़ी जाएगी। क्योंकि क्योंकि ये समाज, ये परिवार, ये समाज, ये राज्य, ये दुनिया, ये सभी पर पितृ सत्ता का एक तरह से नियंत्रण दिखता है, पितृ सत्ता दिखती है। ये पूरी पृथ्वी पर पुरुषों का एक बोलबाला है और इस पुरुषों के द्वारा महिलाओं का हक हमेशा मारा जाता है, उनके अधिकार की चीज़ें छीनी जाती है। अगर बाई चांस अगर महिलाएं एक दिन उठ खड़ी हों और वो दुनिया से इस अपनी दुनिया से अपना हक का मांगे, तो एक इसे यहाँ पे इसलिए कहा गया है कि अगर महिलाएं अपने हक का जिस दिन मांगेगी उस दिन दुनिया की चोरी पकड़ी जाएगी, या पुरुष प्रधान, ये जो पुरुष की बनाई गई ये दुनिया है ना, इसकी चोरी पकड़ी जाएगी। हालांकि इस कथन को तथाकथित राजनीतिक विज्ञान या सिद्धांत शास्त्र किसी विशिष्ट विचारधारा से ओतप्रोत मानने पर सच्चाई तो वो भी नहीं नकार सकते। जाहिर सी बात है ये सच्चाई है, क्योंकि पुरुष बनाए गए इस समाज में, इस राज्य में, इस पूरी दुनिया की संरचना में पुरुष का ही ज़्यादा बोलबाला है। और यहाँ पे ये बात समझ में आती है कि पुरुषों के द्वारा जिस प्रकार से महिलाओं के अधिकारों को छीना गया है या उनके अधिकारों को दबाया गया है, तो वो एक तरह से चोरी ही है। जिस दिन महिलाएं उठ खड़ी होंगी और हक का मांगेंगी तो उस दिन दुनिया की चोरी पकड़ी जाएगी। इसका अर्थ ये हुआ दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। उसकी गहनता और जटिलता उतनी ही अधिक है, इसलिए इसके पीछे समझ को जानना बहुत आवश्यक है। ऐसा क्योंकि देखो ये बोल रहा है कि इसके पीछे की जो गहनता है ना, जो इसकी गहराई क्या है, कि दुनिया की चोरी कैसे पकड़ी जाएगी अगर महिला अपना हक मांगेगी। क्योंकि ये दुनिया का निर्माण पुरुषों के द्वारा बनाया गया है और इस दुनिया पर पुरुषों के द्वारा ही संसाधनों पर पुरुषों के द्वारा ही नियंत्रण है। तो जिससे जो महिला का हक का जो संसाधन है वो भी पुरुष छीने बैठा है। तो इसके पीछे एक गहराई तो है, गहनता तो है, और अपने आप में जटिल भी है, जटिलता भी उतनी ही अधिक है। इसके पीछे की समझ को जानना बहुत आवश्यक है। जाहिर सी बात है, मैंने अभी जो समझाने की कोशिश की है ये वही अर्थ बताने की कोशिश कर रहा है। ऐसा क्यों है कि हर समाज में महिलाओं की स्थिति पुरुषों के समान नहीं होती है। पुरुष जो है हमेशा डोमेन करता है, प्रभुत्व जमाता है समाज के अंदर। देखो, पुरुष परिवार के अंदर, पुरुष समाज के अंदर, पुरुष राज्य के अंदर, पुरुष इस पूरी पृथ्वी पर अपना नियंत्रण जमाए हुए है, संसाधनों पर नियंत्रण जमाए हुए है। और महिलाओं के जो अधिकार हैं, सामाजिक अधिकार हैं, आर्थिक अधिकार हैं, राजनीतिक अधिकार हैं, इन सब को देने में पुरुष कंजूसी करता है, क्योंकि महिलाओं को वो दोहरी नागरिकता के तौर पर देखता है।
यानी उसकी जो कैटेगरी है वो पुरुषों के बाद आती है, यानी पुरुष जो है महिलाओं को समान नहीं मानते, इसलिए स्थिति में पुरुषों को समान नहीं होती। यानी महिलाओं की स्थिति इस पूरी दुनिया के अंदर या एक समाज के अंदर, एक घर के अंदर पुरुषों के समान महिलाओं की स्थिति नहीं होती है। उन्हें राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर हीन पाया जाता है। यानी राजनीतिक तौर पर इन्हें पिछड़ा माना जाता है, इन्हें हीन की दृष्टि से देखा जाता है, सामाजिक तौर पर इनको पिछड़ी अवस्था में देखा जाता है, और आर्थिक तौर पर ये पुरुषों की सोच है महिलाओं को लेकर कि वो किस प्रकार से महिलाओं को देखता है कि वे राजनीति में नहीं आएगी तो मतलब उसके अधिकारों को छीना बैठा है पुरुष, सामाजिक अधिकारों को छीने बैठा है क्योंकि सामाजिक भूमिका नहीं निभाने देता है, और आर्थिक आर्थिक आधार पर भी महिलाओं को पुरुषों पर ही निर्भर होना पड़ता है, और सांस्कृतिक तौर पर भी किसको हीन मानता है, पुरुष महिलाओं को हीन मानता है, क्योंकि जो उसके वस्त्र वेशभूषा है वो एक कमजोरी के प्रतीक के तौर पे पुरुष देखता है महिलाओं के बारे में, अगर सोचता है अगर पुरुष, तो सांस्कृतिक तौर पर भी हीन पाया जाता है। ऐसा होना कोई प्राकृतिक कारण है या फिर कोई सामाजिक सांस्कृतिक अनुबंध, इन सभी प्रश्नों का प्रकाश डालने के लिए नारीवाद को समझना होगा। ये कहने का मतलब क्या है कि ये जो भेदभाव है समाज के अंदर, ये प्रकृति के द्वारा दिया गया है या फिर कोई समझौता हुआ है कि पुरुष और महिलाओं के बीच में, जिसमें पुरुषों ने अपने आप को सत्ता पे काबिज कर लिया है, समाज के, राज्य के, दुनिया के संसाधनों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है, और महिलाओं को दयनीय स्थिति में छोड़ दिया, या कहें कि महिलाएं जो हैं पुरुषों पर निर्भर रहेगी, इस अवस्था के लिए छोड़ रखा है। तो इसका मतलब दोस्तों यही हुआ कि क्या है इसका मतलब, यही हमें आपको आगे समझना है। क्या ये प्राकृतिक कारण है? ठीक है दोस्तों। और राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में नारीवाद और उसके महत्व को जानना भी जरूरी है। अगर अगर हम बात करते, यानी राजनीतिक सिद्धांत के क्षेत्र में नारीवाद और उसके महत्व को जानना जरूरी है। जैसे हमने राजनीतिक सिद्धांतों के अंदर पढ़ा क्या, उदारवाद पढ़ा, उदारवाद पढ़ा, मार्क्सवादी विचारधारा पढ़ी, ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत तो हमने पढ़ा है, उत्तर आधुनिकतावादी विचारधारा भी पढ़ेंगे, और भी बहुत सारी विचारधाराएं राजनीतिक सिद्धांत के अंदर है। उसी प्रकार नारीवाद को भी हम समझने की कोशिश इस किताब के माध्यम से करेंगे। वैसे भी क्लेयर चैम्बर्स एक महत्वपूर्ण विचारक हैं। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक सिद्धांत का इतिहास हमेशा से ही पुरुष सिद्धांतवादी रहा है। अब देखो ये मतलब क्या है, यहाँ पे क्लेयर चैम्बर्स क्या कह रही हैं, ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि जो राजनीतिक सिद्धांत हैं, यानी जब से राजनीति की शुरुआत हुई है, जब से थ्योरी बनाना शुरू की गई है, किसके अंदर, राजनीतिक सिद्धांत में जब से सिद्धांत बनाना शुरू किए गए हैं, तब से अगर हम नोटिस करें तो पुरुषवादी सिद्धांत के बारे में ही ज़्यादा बताया गया है। अगर हम प्लेटो के बारे में पढ़ते हैं, अगर हम अरस्तु के बारे में पढ़ते हैं, अगर आगे के और भी अन्य विचारक हैं, अगर हम बात करते हैं तो वो पुरुष प्रधानता की ही बात करते हैं। महिलाओं की स्थिति में कोई भी बेहतर स्थिति के बारे में या समाज में बेहतर स्थिति हो, ऐसी कोई बातें नहीं करता। अरस्तु तो यहाँ तक कहते हैं कि महिलाएं तो अल्प बुद्धि होती हैं, उनमें विकास बुद्धि का कम होता है। यानी जो बड़े बड़े विचारक हैं ऐतिहासिक तौर पे जिन्हें हम पढ़ते हैं राजनीतिक में, तो उसके अंदर आप पढ़ोगे कि महिलाओं के बारे में किस तरह से बताया गया है, परंतु महिलाओं की स्थिति की सही स्थिति के बारे में राजनीतिक सिद्धांत में नहीं बताया गया है। यानी कहने का मतलब क्या है कि राजनीतिक सिद्धांत का इतिहास हमेशा से ही पुरुष सिद्धांतवादी रहा है। कहने का मतलब जो भी इतिहास उठाकर देख लो राजनीतिक सिद्धांत का, उसमें पुरुषों के बारे में ज़्यादा बताया गया है, महिलाओं के बारे में ना के बराबर। अगर बताया भी गया है महिलाओं के बारे में तो यकीन मानिए उसमें कमियां ज़्यादा दिखाई गई हैं। अरस्तु जैसे विचारकों ने महिलाओं को अल्प बुद्धि तक कहा है। ये आपको बात ध्यान रखनी चाहिए। तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा, ठीक है, क्योंकि जितने भी सिद्धांत बने हैं दोस्तों, उसमें महिलाओं के योगदान को हाशिए पर रखा गया है। यानी जो महिलाओं की जो भूमिका है इतिहास में, उनको रखा ही नहीं गया है लिस्ट के अंदर। महिलाएं जो समाज के अंदर कर रही हैं या घर के अंदर भी जो कार्य कर रही हैं, उसके बारे में किसी भी प्रकार के उसके बारे में कोई भी जानकारी इतिहास में नहीं दी गई, राजनीतिक सिद्धांत में नहीं बताई गई है। तो नारीवादी विचारधारा
इतिहास को लेकर भी टारगेट करते हैं, क्योंकि इनके बारे में, महिलाओं के बारे में, महिलाओं के कार्यों के बारे में इतिहास कोई बेहतर जानकारी नहीं देता है। इसलिए यहाँ पे ये बताने की कोशिश की जा रही है। नारीवाद को समझने पर ही उसके उद्देश्य और उसके लक्ष्य को जान सकते हैं। जब तक आप नारीवाद को नहीं समझोगे तब तक उसके उद्देश्य नहीं समझ पाओगे और उसके लक्ष्य को नहीं जान पाओगे। देखो, नारीवाद ये नहीं कहता कि वे पुरुषों से अधिक शक्ति चाहते हैं या पुरुषों से अधिक स्वतंत्रता चाहते हैं या विशेष शक्ति चाहते हैं। नारीवादी ये चाहती हैं कि भाई, नारीवाद जो है समानता चाहती हैं। वो पुरुषों से आगे नहीं निकलना चाहती है, पुरुषों के बराबर रहना चाहती हैं। ये आज की ये नारीवादी धारणा है। कुछ ऐसे विचारक हैं, कुछ आज के समय के लोगों का ये मानना है, महिलाओं में खासतौर पे, नारीवाद का ये वो ऐसे नारीवाद को लेकर उनकी सोच ऐसी है कि नारीवाद का मतलब ये है कि वो पुरुषों से ज़्यादा अधिकार रखें। ऐसा नहीं है दोस्तों। नारीवाद में पुरुषों के समान ही बातें की जा रही हैं। उनके जो काम हैं, उनकी जो भूमिका है, उसको महत्व देने की बात की जा रही है। तो नारीवाद ये कहने की कोशिश करते हैं। और पुरुष जो पुरुष समाज प्रधान है, पितृसत्तात्मक समाज जिसे कहा जाता है, जिसमें पुरुषों के द्वारा नियंत्रण करा गया है संसाधनों पर। संसाधन समझ में आ रहा है ना? जैसे जैसे प्रॉपर्टी हो गया, घर की प्रॉपर्टी हो गया, घर से बाहर निकल के काम करने का अधिकार उसके पास हो गया, तो सैलरी भी वही रखता है। यानी ऐसी चीज़ें जो खरीद सकता है एक पुरुष, तो वो अपने नाम पे करवाता है, अपने कंट्रोल में रखता है। और महिला जो उनके साथी होती हैं, यानी पत्नी कह सकते हो, बेटी कह सकते हो, माता कह सकते हो, ये जो वर्ग की महिलाएं, विभिन्न आयु वर्ग की जो महिलाएं हैं, वो पुरुषों पर निर्भर ही दिखती हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कहने की कोशिश की जा रही है कि ये निर्भरता भी नहीं होनी चाहिए पुरुषों पर। महिला खुद से अपने कार्य को चला सकती हैं, संसाधनों पर नियंत्रण पुरुषों से ज़्यादा नहीं तो पुरुषों के बराबर रखना जानती हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो पुरुषों से आगे जाकर पुरुषों पर शोषण करने की बात करने की कोशिश करें नारीवादी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नारीवादी समानता की बात करते हैं, नारीवादी आर्थिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, नारीवादी राजनीतिक स्वतंत्रता की बात करते हैं, नारीवादी आर्थिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। तो दोस्तों, समझ में आ रहा होगा कुल मिलाकर। आपके एग्जाम आने वाले हैं, अगर कुछ पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ कॉपी और पेन का सहारा लेके आप उसमें लिखना शुरू कीजिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में ये जो ताज़ा ताज़ा लेक्चर है वो आपके दिमाग में फिट हो सके, और जो बातें मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसे आप अच्छे से समझकर एग्ज़ाम में लिख सकें। तो आगे बढ़ते हैं। नारीवादी अर्थ और महत्व क्या है? नारीवाद का अर्थ क्या है और उसका महत्व क्या है? नारीवादी नारी संबंधी उस विचारधारा को कहेंगे जो समाज में उसकी असमानता, अधीनता, पिछड़ेपन व हाशिए की स्थिति पर ना सिर्फ प्रश्न उठाता है बल्कि उसको बदलने की भी कोशिश करता है। नारीवादी संबंधी उस विचारधारा को कहेंगे। नारीवादी कहते क्या हैं, उनका मानना क्या है? अगर आप लिखने की कोशिश करो, इसे अच्छे से डिकोड करो अपनी भाषा में स्टूडेंट्स, तो आपको ये लिखना है कि नारीवादी बात करते हैं कि जो समाज में उनको असमानता, उनके साथ असमानता बरती जाती है महिलाओं के साथ। अधीनता यानी अधीन हैं किसके? पुरुषों के। अधीन का मतलब समझ में आ रहा है? डिपेंड हैं। अगर उन्हें कुछ भी चाहिए तो वो पुरुषों पर निर्भर रहती हैं, तो अधीन होती हैं महिलाएं। और पिछड़ापन यानी वो पिछड़ी हुई होती हैं पुरुषों के मुकाबले, वो पीछे रह जाती हैं, पुरुष आगे रह जाते हैं, आगे निकल जाते हैं। तो पिछड़ेपन और इन्हीं से वो हाशिए पर पहुंच जाती है, यानी एक तरह से पीछे रह जाती हैं। ये इन स्थिति में सुधार करने की कोशिश करते हैं। इन पे प्रश्न तो उठाते ही उठाते हैं कि हम असमान क्यों हैं, पुरुषों के मुकाबले हम समान क्यों नहीं हैं, हमें भी समानता चाहिए पुरुषों के साथ। जैसे पुरुषों को समानता, पुरुषों को एक तरह से अधिकार दिए गए वैसे ही महिलाओं को अधिकार दिए जाने चाहिए। अधीन क्यों है महिलाएं आखिर भाई? महिलाओं को भी काम करने का अधिकार है, संपत्ति रखने का अधिकार है, तो महिला क्यों पुरुषों से मांगे? महिलाओं के पास भी पैसा होना चाहिए। तो महिला अधीनता की बात करती हैं कि भाई इन पे प्रश्न उठाती हैं। और जो पिछड़ापन है कि पुरुष आगे निकल जाता है और आप देखोगे महिलाएं पीछे रह जाती हैं, इसका समझ लीजिए। पिछड़ेपन का मान के चलो, जैसे आप जानते हो कि भारतीय समाज या दुनिया के समाज के अंदर महिला और पुरुष के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। हम भारत में रहते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भारत के अंदर ही केवल समस्या है नारीवाद की, जो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी दुनिया में ही ये समस्या है। क्योंकि हम अपने समाज में रहते हैं तो हम अपने आसपास की बातों को जल्दी समझ सकते हैं। इसलिए अगर हम बात करते हैं पिछड़ेपन की, तो देखो, पुरुष जो लड़का होता है, शुरू से देखिए,
लड़का होता है वो उसे अच्छे स्कूल में डालने की कोशिश करते हैं, है ना, प्राइवेट स्कूल में डलवाएंगे, अच्छी एजुकेशन देंगे, घर का सारा खर्चा परिवार उठाता है, लड़कियों का भी उठाता है, परंतु उसे और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा खर्चा लड़के पे किया जाता है। तो जहाँ पे लड़कियों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया जाता है उस पर कम ध्यान दिया जाता है, घर का काम भी ज़्यादा होता है, तो वो घर के काम के साथ साथ स्कूल भी पढ़ती है। तो कहीं ना कहीं जहाँ लड़के को घर के काम से मुक्ति मिलती है वो अपने पढ़ाई को अच्छे से कर पाता है और वो आगे बढ़ जाता है, परंतु महिलाएं जो होती हैं, लड़कियां जो होती हैं, वो पिछड़ जाती हैं। इसलिए करियर में कौन आगे बढ़ जाता है, करियर के अगर ध्यान दिया जाए तो पुरुष आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि उन्हें घर के काम से मुक्ति मिली होती है। परंतु महिलाओं को, लड़कियों को घर का काम भी करना पड़ता है, प्लस उन्हें स्कूल में भी पढ़ना पड़ता है, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ना पड़ता है। यूनिवर्सिटी में तो आप जानते हो कि कितना बुरा हाल होता है ना, कि महिलाओं की संख्या भी कम ही है, देखा जाए लड़कियों की संख्या कम है अप्रोक्सली, अगर देखा जाए किसके मुकाबले, पुरुषों के मुकाबले। तो ये पिछड़ापन का ही तो संकेत है, अधीन भी है। अगर कुछ भी चाहिए तो पुरुषों से उन्हें मांगना पड़ेगा। ये अधीनता क्यों, इस पे प्रश्न उठाती हैं। असमानता क्यों, क्योंकि आप देखोगे कि रोटी घी चुपड़ी हुई लड़के को दी जाएगी और सूखी रोटी किसको खाने को मजबूर किया जाएगा, पुरुषों को, ओ सॉरी महिलाओं को। तो ये सारे प्रश्न असमानता को लेकर उठाए जाते हैं। मैं घर से बता रहा हूँ, वैसे समाज के अंदर भी ये असमानता दिखेगी आपको, राजनीतिक क्षेत्र में भी असमानता दिखेगी आपको, आर्थिक क्षेत्र में भी असमानता दिखेगी और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी असमानता दिखेगी। इन सभी क्षेत्रों में महिलाओं के साथ असमानता का व्यवहार बढ़ता जाता है। इसलिए यहाँ पे ये सब नारीवादी जो हैं प्रश्न उठाती हैं और ये कहती हैं कि हम प्रश्न उठाने के साथ साथ इसको बदलना भी चाहते हैं। कौन कहते हैं, नारीवादी चाहती हैं। कौन बच्चे, नारीवादी चाहते हैं कि हम ये असमानता, अधीनता, पिछड़ेपन पे तो सवाल उठाते ही उठाते हैं, जिससे वो हाशिए पे चले गई हैं। हाशिए का मतलब वो बहुत, उनकी स्थिति बहुत पिछड़ गई है। हाशिए का मतलब बैकवर्ड हो जाना, जैसे ये पिछड़ापन है ना, उसी का मतलब हाशिया ही होता है। तो ये जो पिछड़ापन है इस पे सवाल उठाती है महिला, और साथ साथ ये कहती है कि हम इनको परिवर्तन करेंगे, असमानता को हटाकर समानता लाएंगे। किसके समान लाएंगे, पुरुषों के साथ। अधीनता को हटाकर ये सेल्फ निर्भर यानी सेल्फ डिपेंड होना चाहती है, आत्मनिर्भर होना चाहती है। कौन, महिलाएं, नारीवादी। पिछड़ापन से वो भी आगे बढ़ना चाहती है, समाज के अंदर, राजनीतिक क्षेत्र के अंदर, अर्थव्यवस्था के अंदर, इन सभी क्षेत्रों में महिलाएं आगे बढ़ना चाहती हैं। ऐसा सिद्धांत है नारीवादी, जो सभी क्षेत्रों में लैंगिक समानता की पैरवी करता है। क्या करता है बेटा, ये देखो, ध्यान रखो बच्चे, नारीवाद का मतलब पुरुषों से आगे निकलने की बात नहीं कह रहा है, ये पुरुषों के समान रहने की बात कर रहा है। यहाँ पे लैंगिक समानता की पैरवी करता है, वकालत करता है, बात करता है कि भाई हमें तो पुरुषों के समान ही महिलाओं को समानता देनी चाहिए। इसका उद्देश्य है कि वर्तमान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था के दमनकारी पुरुष प्रभुत्व को समाप्त किया जाए। देखो, आज के समय का क्या समाज क्या है, आज का समय का समाज है आर्थिक क्षेत्र पे, राजनीतिक क्षेत्र में आपको दबदबा किसका दिखेगा, पुरुषों का दिखेगा। और इस दबदबे की शिकार कौन हो रही है, महिलाएं हो रही हैं। तो ये इनके खिलाफ हैं, महिलाएं इस दबदबे के खिलाफ हैं, इस दमन के खिलाफ हैं। तो इस दबदबे को समाप्त करना चाहती हैं कौन, महिलाएं। समझ में आ रहा है, नारीवादी विचारधारा इस दबदबे को, जो कि पुरुषों के द्वारा बनाया गया है, समाज के अंदर, परिवार के अंदर, समाज के अंदर, राज्य के अंदर, दुनिया के अंदर, इसको समाप्त करने की कौन बात कर रहे हैं, महिलाएं। ठीक है दोस्तों, महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता को बढ़ावा दिया जाए, यानी उन्हें स्वतंत्रता प्रदान की जाए। भाई घर से उन्हें भी बाहर निकलने का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, ठीक है, उनको फ़ोन चलाने का अधिकार है, और ऐसे वो अधिकार होने चाहिए, ऐसी वो स्वतंत्रता होनी चाहिए जो एक पुरुष को मिलती है। उसी प्रकार समानता पुरुषों के समान है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में समानता हो, आर्थिक क्षेत्र में समानता हो, राजनीतिक क्षेत्र में समानता हो, सांस्कृतिक क्षेत्र में समानता हो, सभी क्षेत्रों में किसकी समानता होनी चाहिए, महिलाओं की समानता होनी। किसके किसके बराबर समानता होनी चाहिए, पुरुषों के ही समान समानता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत आसानी से इस चीज़ को समझाने की, बहुत ही सरल जो उदाहरण हैं, आपके आसपास जो उदाहरण हैं चलते रहते हैं, उन्हीं को उठाकर, उन एग्जाम्पल को उठाकर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विक्टोरिया ब्राउन एक विचारक हैं, वो कहती है कि नारीवाद के ऐतिहासिक विकास को जांचती हैं। अच्छा, विक्टोरिया ब्राउन क्या करती हैं, नारीवाद का इतिहास जो है कहाँ से शुरू होता है और उसकी शुरुआत और उसका जो धीरे धीरे कैसे विकास हुआ है, उसको जांचने का काम कौन करती हैं, विक्टोरिया ब्राउन। विक्टोरिया ब्राउन नारीवाद के इतिहास के विकास को जानती है कि कैसे नारीवाद का जो सिद्धांत है उसने विकास करा है,
उसके ऊपर किसने ध्यान दिया है? विक्टोरिया ब्राउन ने ध्यान दिया है। उनका मानना है, यानी विक्टोरिया ब्राउन का मानना है कि मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट को नारीवाद की जननी माना जाता है। क्या माना जाता है बच्चे? मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट को नारीवाद की जननी माना जाता है। देखो, मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट की बुक का नाम है विंडिकेशन राइट्स ऑफ वुमेन, ठीक है। और ये ऐसा कहा जाता है मैरी वोllस्टोनक्राफ्ट को कि इन्होंने ही सबसे पहले नारीवाद की विचारधारा सबसे पहले रखी थी। ये उदारवादी नारीवादी विचारक थी और इन्हीं से माना जाता है कि नारीवाद का जन्म माना जाता है। नारीवादी विचारधारा की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। वह बताती हैं, कौन? विक्टोरिया ब्राउन, कि नारीवाद का इतिहास काफ़ी पुराना है। इसकी शुरुआत 19वीं सदी से हुई है। कब से हुई है दोस्तों? 19वीं सदी से हुई है। और जब सबसे पहले सेनेका फॉल्स, अमेरिका के अंदर जगह है सेनेका फॉल्स अमेरिका के अंदर जगह है, वहाँ पे 1848 में वुमेन राइट्स कन्वेंशन लगा। एक सम्मेलन होता है, कन्वेंशन लगता है 1848 में, वुमेन राइट कन्वेंशंस। ये ध्यान रखना दोस्तों, आपकी एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल है। अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो आपके जो चेकर होगा आपसे इम्प्रेस होगा ऐसी चीज़ों को लिखने से। हवाई बातों से थोड़ा दूर बचिए। जितना कॉन्क्रीट आंसर लिखोगे उसका महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है आपके राइटिंग स्किल में। तो दोस्तों यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा है कि सेनेका फॉल्स में 1848 में वुमेन राइट कन्वेंशन लगा था। इन्होंने महिलाओं के लिए राइट टू वोट यानी मताधिकार की बात की थी। यानी महिलाओं को वोट देने की बात किसने करी है? ये अमेरिका में लगे सेनेका फॉल्स के अंदर इसमें बात की जा रही है। कन्वेंशंस के अंदर बात की गई थी कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी है। तो यहाँ से मानी जाती है एक पहली लहर महिला नारीवादी से संबंधित, कि नारीवाद की पहली लहर यहीं से मानी जाती है 19वीं सदी से। इसी को नारीवादी आंदोलन की पहली लहर माना जाता है। और दूसरी लहर 1960 से 1970 के दशक में यूरोप और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्त्री स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में हुई थी। कहाँ पे हुई थी बेटा? ये हुई थी 1960 और 70 के दशक में यूरोप और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्त्री स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में हुई थी, कि भाई महिलाओं को स्वतंत्रता होनी चाहिए। देखो, पहली लहर में किस चीज़ की बात की जा रही है? वोट के अधिकार की बात की जा रही है, राइट टू वोट, ठीक है बच्चे। ये सेनेका फॉल्स 1848 में वुमेन राइट कन्वेंशन लगा था, वहाँ पर इसकी बात की गई थी। अब दूसरी जो लहर हुई है बच्चे, दूसरी लहर में ये बताने की कोशिश की जा रही है कि जो कि 1960 से 70 के दशक में हुई थी, यूरोप और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्त्री स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में आई थी। स्त्री स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में आई और इस दौरान यूनाइटेड किंगडम में समान भुगतान कानून और अमेरिका में समान अधिकार संशोधन पास 1972 में हुआ था। देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चे कि ऐसे देश जहाँ पे महिलाओं को लेकर काम कर रहे हैं, महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसे कन्वेंशन जहाँ पे महिलाओं के अधिकारों की बात की जा रही है, ये आपके एग्जाम के अंदर आपके आंसर के अंदर एक मजबूती देते हैं। जब आप लिखोगे इसे आंसर में तो आपके आंसर में एक वजन दिखेगा। आपसे जो प्रोफेसर है काफ़ी इम्प्रेस होगा और वो चाहता भी यही है कि आप हवाई बातें ना लिखकर ऐसी चीज़ें लिखो जो इस कॉन्सेप्ट को जान देती है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ध्यान रखना, ये जितनी भी लहर बताए गए हैं, इस लहर के अंदर जो चीज़ें बताने की कोशिश की जा रही है कि जो अधिकार दिए गए हैं उसको आपको ध्यान रखना है। पहली लहर के अंदर आपको राइट टू वोट की बात की गई थी, ये रहा बच्चे, ये पहली लहर है। और ये जो राइट टू वोट है एक कन्वेंशन में दिया गया था। ये कन्वेंशन में बात की जाती थी कि महिलाओं को राइट टू वोट होना चाहिए और ये लगा था 1848 में वुमेन राइट कन्वेंशन में। दूसरी लहर में आप देखोगे 1960 और 70 के दशक में यूरोप और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्त्री स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में आई। और देखते हैं इसी दौरान यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के अंदर समान भुगतान कानून, ये समान इक्वल पे एक्ट समझ में आता है। देखो, महिला और पुरुष एक साथ एक फैक्ट्री में काम करती थी, परंतु पुरुषों को महिला की तुलना में ज़्यादा पैसे दिए जाते थे। तो इससे क्या है? असमानता होती थी। उन्हें असमानता क्यों? क्योंकि महिलाओं को कम पैसे दिए जाते थे, पुरुषों को ज़्यादा पैसे दिए जाते थे। क्यों? क्योंकि पुरुष पुरुष है और महिला को महिला समझकर कि हाँ महिला है, उसने कम काम किया होगा, ये सोचकर उसकी सैलरी कम कर दी जाती थी। तो इस चीज़ का विरोध हुआ और आप देखोगे कि यूके के अंदर इक्वल पे
इक्वल पे एक्ट 1970 में आता है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों को समान वेतन देने की बात की जाती है। उसी प्रकार समान अधिकार देने की बात अमेरिका में आती है 1972 में, कि महिला और पुरुष समान हैं, इनको अधिकार भी समान तौर पे दिए जाने चाहिए। ये अमेरिका की बात है। एक बात तो हो गई यूनाइटेड किंगडम की और दूसरी बात हो गई अमेरिका की। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय रख सकते हो। आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ बताइए कौन सा एरिया ऐसा है जहाँ पे मुझे काम करना चाहिए आपको समझाने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम अगर आपके कमेंट्स आएंगे, मैं उन कमेंट्स पे काम भी करूँगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हालांकि इन दोनों लहरों में महिलाओं की मांग के मूल्यों का आकलन किया जाए तो वह स्वतंत्रता और समानता ही निकल कर आता है। यानी देखा जाए, पहली लहर हो चाहे दूसरी लहर हो, है ना। पहली लहर 1848 में जो वुमेन राइट कन्वेंशन हुआ था, जिसमें वोटिंग राइट्स दिया गया था, और 1960 और 70 के दशक में अमेरिका और ब्रिटेन के अंदर आप देखोगे कुछ कानून बनते हैं, उसमें महिलाओं को समान अधिकार देने की बात की जाती है और क्या कहते हैं, समान वेतन देने की बात की जाती है। तो स्वतंत्रता समानता, कुल मिलाकर ये समझ में आता है कि पहली लहर में और दूसरी लहर में समानता और स्वतंत्रता देने की बात की जाती है। यहाँ तक तो बात हमें समझ में आती है। और आगे हम बढ़ते हैं। हालांकि इन दोनों लहरों में महिलाओं की मांग मूल्यों का आकलन किया जाए, यानी इन दोनों लहरों की बात देखी जाए तो वो दो चीज़ों की बात करते हैं, स्वतंत्रता और समानता। ठीक है, निकल कर आता है, जिसमें स्वतंत्रता का मूल्य उदारवाद, समानता का मूल्य समाजवाद के करीब लाता है। जाहिर सी बात है, जो उदारवादी विचारधारा में स्वतंत्रता की बात की जाती है और समानता समानता जैसे जो विचार है वो समाजवादी विचारधारा के अंदर आता है। तो यहाँ पे इन दो चीज़ों के करीब लाने की कोशिश करते हैं नारीवादी आंदोलन में, ये दो मूल्य जोड़ने की कोशिश करते हैं, जिस पर आगे नारीवादियों के प्रकार में विचार किया जाएगा। नारीवाद के प्रकार में विचार किया जाएगा। अभी के लिए अहम वह है जो समझना है कि राजनीतिक सिद्धांत में नारीवाद का क्या महत्व है, और इस प्रश्न के जवाब देने के लिए नारीवाद योगदान को समझना होगा, जिस पर निवेदित मेनन का मानना है कि सबसे बड़ा योगदान सेक्स और जेंडर के भेद का निर्माण करना है। कितनी, हाँ, 26 मिनट की वीडियो हो गई दोस्तों। ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करूँगा। मैं जानता हूँ कि मुझे 4.3 भी करवाना था। इसका लेक्चर मैं आज ही डाल दूँगा, परंतु जो अभी मैंने पढ़ा है उसको मैं अभी फ़िलहाल डाल देता हूँ यूट्यूब के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने पढ़ाया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हो, कुछ चीज़ पूछनी है तो भी कमेंट कर सकते हो। और मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ ऐसे लाइक कीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए पहले तो चैनल को। देखो, सब्सक्राइब करोगे तो एक विश्वास बनता है हमें भी कि हम वीडियो बनाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि बच्चे पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।